हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी का टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था कि मैटर क्या होता है, यानी कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल में बात किया था लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, जिसमें हमने देखा था मैटर की डेफिनेशन, ठीक है। और मैंने क्या देखा था कि मैटर क्या होता है और किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मैंने देखा था कि जो मैटर होता है वो टीनी मतलब स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और इन स्मॉल पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कशन किया था। तो अगर आपने हमारी वीडियो को मतलब फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद आप हमारे लेक्चर नंबर 2 पर मूव कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है मैटर की कितनी अवस्था है। देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा मैटर क्या होता है, ठीक है, वह किससे मिलकर बना हुआ होता है। अब मुझे ये देखना है कि जो मैटर होता है उसकी कुछ स्टेट्स भी होती हैं। अगर आप अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में हमने देखा होगा डिफरेंट टाइप के मटेरियल डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कोई तुम्हारा सॉलिड होता है, ठीक है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है और कोई गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की, ठीक है। तो अगर बेसिकली हम लोग बात करें कि जो मैटर की स्टेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो अभी तक तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इस समय मैटर की जो स्टेट्स हैं वो 5 स्टेट्स हो गई हैं, ठीक है। मैटर की जो स्टेट्स हुई हैं वो कितनी हो गई हैं, 5 स्टेट्स, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक तौर पर बात किया जाए जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में फील करते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो बेसिक स्टेट्स हैं वो ओनली ऑन 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, ओनली ऑन 3। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट्स एंड सेकेंड है लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है गैसियस स्टेट, ठीक है। ये 3 हमारी बेसिक्स स्टेट्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में रोज मर्रे की ज़िंदगी में देखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो 4th स्टेट है एंड 5th स्टेट है, ये अभी हमारी जल्दी ही आई हुई है, या पहले की बुक जो काफ़ी पुरानी बुकें हैं उनमें केवल 3 स्टेट्स के बारे में ही चर्चा की गई है जो हमारी बेसिक स्टेट। 4th स्टेट जो हमारी होती है वो होती है प्लाज्मा, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेट कौन सी होती है, BEC, इसका मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये हमारी 2 स्टेट और हैं जिनके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में कि ये कैसी होती हैं, ठीक है, किस टाइप से इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर फिजिकल इनका स्ट्रक्चर देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं कि ये किस टाइप से होते हैं, ठीक है। जो मैटर फिजिकल स्ट्रक्चर अगर इनका हम लोग देखें तो इनका देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग इनका कलर कैसा है, ठीक है। इनको 2 कैटेगरी में देखा गया। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हमारे, इनको 2 कैटेगरी में देखा गया है। फर्स्ट फिजिकल स्टेट्स एंड सेकेंड केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट्स में जो हम लोग चर्चा करते हैं वो करते हैं जैसे ये जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, इनके कलर के बारे में, ओके, इनके कलर के बारे में चर्चा करते हैं और इनके क्या बोलते हैं, इनके शेप के बारे में, साइज के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करते हैं। अगर केमिकल के बारे में बात की जाए तो हम लोग देखते हैं इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं मैटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट्स के बारे में, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में बात करेंगे किसके बारे में, सॉलिड स्टेट्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके का होता है, ठीक है। ये हमने मान लिया कोई सॉलिड है, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को हम लोग बनाते हैं। तो अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स को देख पा रहे हो तो इनके मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से होते हैं,
ठीक है। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने पास पास होते हैं, ठीक है। और इनके पास पास होने के कारण ये क्या होते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। ओके, अब देखते हैं अगर हम लोग लिक्विड का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएं, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये और इनके बीच में जो गैप होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन किया है कि इनके बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इनके बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा है इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। यानी हम लोग अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, किसी मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड सेकेंड हमने इसी में टॉपिक बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, ठीक है। तो इन जो पार्टिकल की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसमें मैंने बताया था कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो दो पार्टिकल होते हैं मैटर को, उनके बीच में स्पेस तो होता ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स भी लगाते हैं। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उनको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और इनके बीच में जो स्पेस होता है उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो लिक्विड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मूव करने की वजह से इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जबकि अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के आप मॉलिक्यूल्स देख पा रहे होंगे किस तरीके से वाउंड है, इनके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि ये मूव कर सकें, ठीक है। यानी कि और तो अगर इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कैसे ज़्यादा है, देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये एक दूसरे से एकदम चिपक गए हैं और अलग होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, एकदम बाउंड हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम सॉलिड्स को पहचानते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर्स को देखकर आप इतनी जल्दी नहीं पता लगा सकते हैं, और भी इनकी कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको तो आप केमिकल के बेसिस पे देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तब आपको पता चलेगा। अदरवाइज अगर आपको ऐसे कोई सब्सटेंस दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सॉलिड ही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैटर की स्टेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअल में सॉलिड ही है, ये एक्चुअल में लिक्विड ही है, और ये एक्चुअल में गैस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गैस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये जो गैस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और दूर दूर होते हैं, यानी कि लिक्विड के भी कंपैरिजन में क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं कि इन तीनों स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस स्टेट के पास है, तो हम बात करेंगे गैसियस स्टेट्स के पास, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके पास है, गैस के पास, उससे कम लिक्विड के पास, और सबसे कम यानी इसके पास तो है ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात किया जाए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर अट्रैक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, सॉलिड के पास, उसके बाद किसके पास है, लिक्विड के पास, और उसके बाद किसके पास है, गैस के पास। यानी गैस के पास भी क्या होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है जिसकी वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं।
ठीक है, और स्पेस ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में जो फोर्स होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही कम होगा। ठीक है, जितनी कम डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जैसा कि ये देखिए बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, attraction force is inversely proportional to the distance of the particle, या फिर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, यानी मैटर के पार्टिकल की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक कम तो दूसरा ज़्यादा, दूसरा ज़्यादा तो पहला कम। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑर्डर निकल आया और ये इसमें रिलेशन, ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल की डिस्टेंस पे किस तरीके से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए इनका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर हमको कोई सब्सटेंस दे दिया जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट्स की। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसके शेप के बारे में बात करते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी शेप के बारे में। इसका शेप कैसा होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे अ सॉलिड हैज डेफिनिट शेप, यानी जो सॉलिड होता है उसका शेप कैसा होता है? डेफिनिट होता है। डेफिनिट होने का मतलब फिक्स्ड। ठीक है, डेफिनिट होने का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स्ड होने का मतलब जैसे कोई सॉलिड हमने ले लिया, मान लीजिए कि ये हमारे पास चौक है। ठीक है, ये चौक कैसी है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सिलिंड्रिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। मतलब अगर इसको मैं 20 से 2 पार्ट में डिवाइड भी करता हूँ तब भी इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, यानी सिलिंड्रिकल ही रहेगा। इसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। या फिर अगर मैं इसको अपने हैंड पे रखूँ या फिर किसी भी कंटेनर में रखूँ, इसका शेप सिलिंड्रिकल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं इनका शेप डेफिनेट ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी स्ट्रक्चर जो दिखाया आपको इसके मॉलिक्यूल्स का, तो मैंने दिखाया इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वाउंड होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं, और पार्टिकल के मूव ना करने की वजह से इनका शेप कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, तो इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो अ सॉलिड हैज डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। वॉल्यूम से आप लोग क्या समझते हैं? वॉल्यूम से मतलब होता है इसकी क्वांटिटी से। ठीक है, जैसा कि अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए कोई हमारा सॉलिड्स है। ठीक है, कोई हमारा सॉलिड है, उसका मास 1 kg है, उसका मास 1 kg है। ठीक है, या फिर हाँ, और ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, अगर मैं इसको किसी भी चीज़ में रखूँगा तो इसकी क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, हमारा रेक्टेंगुलर
सॉरी यहाँ पे कोई हमारा रेक्टेंगुलर सॉलिड है, ठीक है। तो इसको मैं किसी भी जगह पर रखूँगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा रेक्टेंगल का जो, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, या फिर क्यूब है इस तरीके से, ठीक है, क्यूब या कोई क्यूबॉइड है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की है फ्लूइडिटी या फिर फ्लो। हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, यानी जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वही रीज़न है कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इनके पास नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज रिजिड। ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। अ सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं उन पर किस हैंड से मतलब कि अगर उन पर पुश करूँ या उन पर मारूँ तो शायद एक क्षण मुझे ही चोट लग जाए, ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, ठीक है, यानी कि रिजिड होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनकी क्या होती है, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है, इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि अलग अलग यानी फिक्स्ड होती हैं, ऐसा बोल सकते हैं, फिक्स्ड होती है, ठीक है, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये रेक्टेंगुलर शेप में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ सॉलिड हैज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है, यानी इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है, यानी फिक्स्ड होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, एक टेम्परेचर होता है, फिक्स टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिस पे कोई सॉलिड क्या होता है, आपका मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, इसको मेल्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नीड होती है, ठीक है। तो हमारे जो सॉलिड होते हैं वो जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मैं इसके आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा कि इस मैटर की स्टेट्स को किस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिटेल में, ठीक है। एक पॉइंट हमारा और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो जो सॉलिड्स होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब कोई सब्सटेंस जिस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होना है, बॉयल्ड होना चालू होता है, ठीक है, उबलना चालू होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप इन सारे प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप सॉलिड को पहचान सकते हैं, ठीक है। आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के सॉलिड को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड
स्टेट्स। ठीक है, मैं लिक्विड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा तो इसमें भी मैं देखूँगा कि इसका फर्स्ट पॉइंट जो होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी शेप, यानी कि जो लिक्विड्स हमारे होते हैं इनका शेप कैसा होता है। ठीक है, तो अ लिक्विड हैज़ नॉट, अ लिक्विड डज नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड होते हैं उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनके वॉल्यूम की बात करें तो अ लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग शेप की इनके बात करें तो मान लीजिए अगर आपके ग्लास में कोई वाटर है, ठीक है, अगर आप वाटर ले लीजिए, ठीक है, लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है वाटर। अगर आप वाटर ले लीजिए और वाटर को ग्लास में डालिए, ठीक है, वाटर को आपने किस में भरा, ग्लास में, तो आप देखते हैं ग्लास जिस शेप का होगा वो क्या करेगा, उसी ग्लास की शेप का वाटर में क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। अगर आप उसे किसी बॉटल में डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये, ठीक है, किसी बॉटल में डालते हैं तो वो किसका शेप ले लेगा, बॉटल का शेप ले लेगा। ठीक है, अगर आप किसी बड़े कंटेनर में डालते हैं तो वो ये क्या कर लेगा, उस बड़े कंटेनर का शेप ले लेगा। यानी कि इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर के शेप को ये गेन कर लेता है, लेकिन इसका फिक्स्ड कोई शेप नहीं होता है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी डेफिनेट होता है। सपोज अगर आप क्या कर लें, इस ग्लास में आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में क्या किया आपने, 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, इस वाटर को आपने किस में डाल दिया, बॉटल में डाल दिया, तो ये जो वाटर की क्वांटिटी है ये तो क्या रहेगी, 1 लीटर ही रहेगी ना, इसकी क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं। तो क्वांटिटी देखिए, जो वॉल्यूम होता है इसको हम लोग लीटर में मेज़र करते हैं जब हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे वाटर भी 1 लीटर था, यहाँ पे भी 1 लीटर रहेगा, बट शेप इसका फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग इसकी देखते हैं, फ्लूइडिटी के बारे में या फ्लो के बारे में। अगर इनके फ्लो के बारे में बात करें तो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड और लिक्विड्स कैन फ्लो, यानी जो लिक्विड है वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को, मान लीजिए वाटर ही सपोज कर लीजिए, अगर मैं इसको किसी भी चीज़ में डालता हूँ या फिर फर्श पे ही जब कभी वाटर गिर जाता है तो वो क्या होता है, अपने आप ही बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अपने आप ही फ्लो करता है। ठीक है, इसको मुझे बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनके फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, बाउंड्रीज, तो इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिस्टिंक्ट बाउंड्री। ठीक है, नॉट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, इनकी बाउंड्रीज क्या होती है, डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ अगर इनकी बात करें हम लोग किसके बारे में, फ्लो के, रिजिडिटी के बारे में बात करें, रिजिडिटी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ये कठोर नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की तो ये क्या होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि ये जल्दी से क्या हो सकते हैं, बॉयल्ड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सॉलिड से कम टेम्परेचर पे ये बॉयल होना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड्स। ठीक है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड्स का वो क्या होता है, लेसर देन होता है किससे, सॉलिड से। ठीक है, अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लेस होता है सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड
इज लेस देन सॉलिड्स। ठीक है, यानी कि सॉलिड्स लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है सॉलिड से, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप ये सारे पॉइंट को अगर आप लर्न कर लेंगे, तो अगर आपसे पूछता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, 3 स्टेट्स है मैटर की, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप इन पॉइंट को डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से आप प्रॉपर्टी पूछेगा तो आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, और अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया सॉलिड रिजिड होते हैं, लेकिन ये रिजिड नहीं होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का ज़्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इनमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में। नेक्स्ट मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इसके शेप के बारे में। तो गैस का शेप नॉट डेफिनिट, ठीक है, इसका शेप डेफिनिट नहीं होता है। सेकंड, इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होता है। ठीक है, नॉट डेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इसका शेप कैसे नहीं डेफिनिट होता है, जैसे अगर हम इस रूम में किसी गैस को डाल दें, अभी मेरे प्रेजेंट टाइम में, अभी मेरे रूम में या फिर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं, और उन्होंने क्या किया है, पूरे रूम को कवर किया, यानी उन्होंने क्या कर लिया, पूरे रूम का शेप ले लिया है। इस तरीके से इनका शेप क्या होगा, डेफिनेट नहीं होगा। अगर इनके किसी कंटेनर में भी इनको हम डाल देते हैं तो वो क्या करेंगे, उस कंटेनर का शेप ले लेंगी। वॉल्यूम डेफिनेट होने का मतलब, अगर मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर में किसी गैस को रखा है, अगर मैं उसे उस कंटेनर से, ठीक है, उस गैस को किसी दूसरे कंटेनर में डालना चाहता हूँ, तो क्या होगा, उस डालते समय उसका कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसकी कुछ क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी कि हर कंटेनर, जरूरी नहीं जितनी गैस इस कंटेनर में थी उतनी गैस इस कंटेनर में भी हो, यानी कि उसका वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें रिजिडिटी की, तो ये रिजिड नहीं होती हैं, रिजिड, नॉट रिजिड। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है, रिजिड नहीं होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके फ्लो की, तो ये फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, गैस कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकती हैं। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, 5, 6, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी हम बोल सकते हैं ज़ीरो, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेरी लेस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दोनों स्टेट के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लेस होता है। ओके, तो यहाँ पे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, अगर मैं बात करूँ इनकी काइनेटिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गैस की। तो ये सारी हो गई किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, तो मैंने बताया मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 4th स्टेट होती है प्लाज्मा एंड 5th स्टेट होती है बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट को मैं चैप्टर के लास्ट में एकदम डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और उसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी मैं बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया।
ठीक है। तो आई होप आपको यह सारी प्रॉपर्टीज़ और सारा कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो 3 लेक्चर में मैं क्या करूँगा, 3 लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो मेरा ये 3rd लेक्चर देखना मत भूलिएगा, और जिसने मेरे पहले लेक्चर को नहीं देखा है कृपया जाके हमारे 1st लेक्चर को देखिए। उसके बाद 2nd एंड नेक्स्ट 3rd लेक्चर भी मैं अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं और अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।